ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम, जिसमें एटम्स क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स है और इंडिविजुअल है, अविभाज्य है, छोटे से कण है, अविभाज्य है। लेकिन डाल्टन्स का थ्योरी क्या नहीं बताता है, चार्ज, जो चार्ज है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है। फिर खोज होता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, जो डाल्टन के सिद्धांत को खारिज कर देता है, क्योंकि एटम क्या हो गया, विभाज्य हो गया। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया, इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो आ गया, 1 E/m रेशियो कितना आया था, कहाँ गया, E/m रेशियो आया था 1.75 10⁻11, जिसके बेस पे फिर निकाला था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया था 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास निकाल चुके थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़े थे। ठीक है, कितना, वो अभी ऑर्डर ही नहीं दिए हैं, ऑर्डर देना पड़े। क्या खरीदोगे तुम लोग, ओह बारिश हो रही है जो, ठीक है फिर, ठीक है रुको 2 दिन, रुको 2-4 दिन, हम बोलते हैं बारिश, सबसे पहले छतरी का ही इंतजाम कर देते हैं, क्या है ना, सबसे पहले छतरी का ही इंतजाम कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ आ जाओ। ठीक है, यहाँ आ जाओ। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में हम लोग देख रहे थे कैनाल रे, जिस तरह कैथोड रे कहाँ से जा रहा था, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, एक लाइट की तरफ निकल के पार्टिकल से जा रहा था, उसी तरह पॉजिटिव से निकल के किसकी तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से निकल के किधर जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो उसको कहेंगे कैनाल रे। क्या कहेंगे, कैनाल रे। ठीक है, कैनाल रे की बात हो गई थी। अब कैनाल रे का जो एक्सपेरिमेंट हुआ, जिस तरह से मैग्नेट लगाकर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर कैथोड रे में एक्सपेरिमेंट हुआ था, और क्या निकाला गया था, E/m रेशियो। तो इसमें भी वो सब किया गया, और इसमें भी क्या निकालेगा, E/m रेशियो, और इसमें भी सारा जांच पड़ताल करने के बाद प्रॉपर्टी निकालेगा कि इसका द्रव्यमान गैस पर निर्भर करता है। कौन से गैस, जो इसके ट्यूब में होता है। ठीक है, पहला क्या चीज़ था, इसका जो द्रव्यमान है, जो भी पार्टिकल, इसका द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है, गैस पर निर्भर करता है, जो गैस ट्यूब में होता है। ठीक है, दूसरा बात निकाला कि इसका E/m रेशियो, E क्या है, चार्ज, आवेश, M क्या है, मास। ठीक है, E/m रेशियो का अनुपात भी गैस पर निर्भर करता है, समझे, E/m का भी जो रेशियो आता है वो भी गैस पर निर्भर करता है। छोटा गैस है तो कम आएगा, बड़ा गैस है नहीं, बड़ा गैस है तो कम आएगा, और छोटा गैस है तो ज़्यादा आएगा, वो हो सकता है जिसका चार्ज जितना आएगा उसके हिसाब से। ठीक है, तीसरा बात, कभी कभी एक से अधिक आवेश ले जाता है, समझे, कभी कभी एक से अधिक आवेश ले जाता है, जैसे एक से अधिक आवेश ले जाने का क्या मतलब है, किसी में प्लस चार्ज सिर्फ जा रहा है तो किसी में +2 चार्ज जा रहा है, समझ में आई बात, किसी में सिर्फ प्लस चार्ज जा रहा है तो किसी में +2 चार्ज जा रहा है, तो एक से अधिक आवेश ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफ्लेक्स ऑपोजिट टू कैथोड रे, जिस तरह कैथोड रे डिफ्लेक्ट हो रहा था, बिहेव कर रहा था, उसका ये ऑपोजिट होगा। कैथोड रे किसके तरफ कर रहा था, पॉजिटिव प्लेट की तरफ बिहेव कर रहा था। यहाँ पे जब पॉजिटिव प्लेट लगाए थे और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट लगाए थे, ठीक है, तो कैथोड रे किधर बिहेव कर रहा था, इधर जा रहा था पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो जो आएगा वो कौन, एनोड रे, एनोड रे, और वो किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ। समझ में आई बात, कैनाल रे किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव वाले की तरफ। ठीक है, तो इधर उसका विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र में विपरीत दिशा में मुड़ेगा, जिधर कैथोड रे मुड़ा उसका उल्टा। तो इससे निष्कर्ष आ जाएगा कि ये क्या है, इसमें धनात्मक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, उसके आधार पर E/m का अनुपात आया। इस सारे से निकला क्या निष्कर्ष,
कि हाइड्रोजन से क्या मिला, सबसे छोटा व हल्का धनायन प्राप्त हुआ, जिसका नाम दिया गया प्रोटॉन। क्या मतलब है इसका? हाइड्रोजन से सबसे छोटा व हल्का धनायन प्राप्त हुआ, जिसका क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन। अब देखो कोई भी मेटल है, मान लेते कोई भी गैस लेते हैं, सबसे छोटा गैस कौन है? हाइड्रोजन है, बाकी उससे तो सब बड़ा ही है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, जितना भी है, ठीक है। सबसे छोटा अणु कौन सा है? हाइड्रोजन। उसमें कितना मतलब कि क्या होता है, 2 हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है। अब क्या होगा, इससे जो मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, H+। क्या मिलेगा? H+। इससे अगर मिलेगा तो क्या मिलेगा, N2+ मिलेगा। उसी तरह O2+ मिलेगा अगर रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दो, ये इसका साइज और इसका साइज में कंपेयर करेंगे तो सबसे छोटा कौन होगा, H+। तो जितना भी गैस था एक्सपेरिमेंट में, उन सभी गैस में से सबसे छोटा जो हमको मिला और सबसे हल्का जो मिला पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल, वो क्या मिला, H+ मिला, ठीक है। सबसे छोटा कौन मिला, H+, जिसका नाम क्या दिया गया, प्रोटॉन। ऐसे भी हाइड्रोजन में ध्यान से देखोगे तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सिर्फ कौन बचेगा, प्रोटॉन। यानी कि H+ क्या है, प्रोटॉन ही है, ठीक है। H+ क्या है, प्रोटॉन है, समझे। तो वही बात, ठीक है। हाइड्रोजन से कर रहे हैं, हाइड्रोजन से हमको क्या प्राप्त हुआ, सबसे छोटा व हल्का धनायन प्राप्त हुआ, पॉजिटिव आयन, समझे। इसके अलावा बाकी गैस जितना भी गैस इस ट्यूब में हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे, समझे, जिसका हम लोग क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे। वहां पे ऑफ है शायद, वहीं पे ऑफ है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, इस कैनाल रे एक्सपेरिमेंट में अलग अलग गैस के यहाँ उपयोग हुआ था। सभी गैस में से जो सबसे छोटा धनायन मिला, क्या हो गया तुम लोग का, यही बात है, क्या हो गया, 0 में है, इसको 1 करो। ठीक है, यहाँ आओ। इसलिए क्लास रिकॉर्डिंग सब अपलोड करने में ये लगता है, तुम डिस्टर्ब कर देते हो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो इधर आ जाओ। कैनाल रे एक्सपेरिमेंट में अलग अलग गैस उपयोग किए थे, तो अलग अलग गैस का अलग अलग धनायन बना होगा। उन सभी में से सबसे छोटा धनायन किसका मिला हमको, हाइड्रोजन का। उसी धनायन का नाम दिया गया प्रोटॉन, ठीक है। उसी धनायन का नाम दिया गया प्रोटॉन। उसमें आवेश कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का होता है पॉजिटिव में, ठीक है। उसमें कितना आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव में धनायन रहता है, समझे। और इसका मास होता है 1 AMU, समझे, 1 AMU। इसका मास कितना होता है, 1 AMU। चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है और पॉजिटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर कितना होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो कितना होगा, इसका चार्ज कितना होगा बताओ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, और ये होगा पॉजिटिव में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन में वो क्या है, माइनस है, ठीक है, नेगेटिव में है। इलेक्ट्रॉन में चार्ज नेगेटिव है, उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे भी रहेगा, और वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, ठीक है। और इसका वजन कितना होगा, 1 AMU। नेक्स्ट आओ, न्यूट्रॉन का खोज। न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, चैडविक ने किया, जेम्स चैडविक। पहला बात ये याद रखो। दूसरा बात, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो बम्बार्ड करना मतलब फेंकना, समझे। बम्बार्ड करना मतलब जैसे यहाँ से निकल के अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे टकराता है, उसी को कहते हैं बम्बार्डिंग, ठीक है। उन्होंने बेरिलियम के किसके
इधर ध्यान दो, आपस में बातें कर रहे हो। दो चीज़ हम लोग को मिल गया एटम में, क्या क्या मिल गया अब तक? इलेक्ट्रॉन मिल गया और प्रोटॉन मिल गया। तीसरा चीज़ क्या है? न्यूट्रॉन। तो उसका खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने किया 1932 में। ऐसे तो इसका लंबा प्रोसेस है कैसे खोज हुआ, लेकिन सिर्फ हम लोग लास्ट वाला चीज़ पढ़ते हैं क्योंकि 11th-12th में है। जब तुम लोग बैचलर में जाओगे, ठीक है, डिग्री करने अंडर ग्रेजुएट में, तो थोड़ा और एक्सप्लोर करके पढ़ोगे कि कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या एक्सपेरिमेंट फेल हुआ पहले। लेकिन हम लोग डायरेक्ट जो एक्सपेरिमेंट पास हो गया सिर्फ वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल क्या किया? थ्रो किया। थ्रो करना, फेंकना। किस पर? बेरिलियम पर। बेरिलियम कितना में रहता है पीरियोडिक टेबल में? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उसके बाद कौन आता है? बेरिलियम, ठीक है। तो ये बेरिलियम का बना हुआ है, समझ में आई बात? बेरिलियम का बना हुआ है। इस पे कौन कौन सी फेंका है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, ये बहुत मोटा दिख रहा है, इतना मोटा ले लिए, ठीक है। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? +2 चार्ज, जिसमें क्या होता है? एक हीलियम होता है जिसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं, समझे। हीलियम होता है जिसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं, उसी को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को इसमें क्या किया? फेंका, तो इसमें से कुछ पार्टिकल निकला, समझे, ये जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। आगे एक पैराफिन लगाया, उससे जो निकला वो प्रोटॉन निकला, ठीक है। तो फिर बाद में निष्कर्ष निकाला गया, ये क्या था? न्यूट्रॉन था। ये क्या था? न्यूट्रॉन था, जिसके पास क्या है? मास किसके बराबर है? प्रोटॉन का जितना वजन है उतना ही वजन इसका भी है, न्यूट्रॉन का। लेकिन इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन इसके पास मास कितना है? जितना प्रोटॉन के पास। ये एक्सपेरिमेंट होता है इस तरह, जैसे कि बेरिलियम प्लस हीलियम क्या बनता है? कार्बन प्लस 1 न्यूट्रॉन, ठीक है। बेरिलियम का मास कितना होता है पहले बताओ? हम्म 9। हीलियम का मास कितना होता है? 4। कार्बन का मास 12। 9 4 कितना होता है? 13 होता है। तो इसमें 13 होना चाहिए था, लेकिन 12 हुआ। एक न्यूट्रॉन का मास, समझ में आई बात? इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेरिलियम का? 4। हीलियम का 2, कार्बन का 6, समझे। ये था रिएक्शन, समझे, जिसमें से क्या निकला? एक पार्टिकल निकला जिसका नाम क्या दिए? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नाम क्यों दिए? क्योंकि वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब उसमें कोई भी आवेश नहीं है, ना पॉजिटिव आवेश है ना नेगेटिव आवेश है, समझे, ना धनावेश है ना ऋणावेश है। तो इसलिए इसका नाम क्या है? न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जेम्स चैडविक ने 1932 में क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने बम्बार्ड किया, मतलब बम्बारी की किसका? अल्फा कणों का। किस पर? बेरिलियम पर। और फाउंड, पाया, क्या पाया? न्यूट्रल पार्टिकल, जिसका नाम दिया न्यूट्रॉन। मिले या फिर पाया लिख सकते हो, मिले को पाया भी लिख सकते हो, ठीक है, मिले भी ठीक है। क्या पाया? बिना आवेश वाले कण, जिसका नाम क्या दिया? न्यूट्रॉन। चार्ज कितना है न्यूट्रॉन पे? 0। मास कितना है? प्रोटॉन का जितना है, ठीक है। तो ये था सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज। सब एटॉमिक मतलब जो एटॉम के अंदर है, ठीक है। ये सब क्या था? सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज। अब तुम लोग को सिर्फ याद रखना है, पूरा सारांश को पढ़ लेना है, उसका सिर्फ याद रखना है ये 3 बात। क्या याद रखना है? कि एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसका चार्ज होता है 1e। e बराबर कितना है? 1.6 इंटू 10 पावर, दोनों कलर बेकार है, ठीक है। 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, समझे, ई का मान। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1e। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? +1e, ठीक है। न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0। अब इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1/1836u, यानी कि जितना 1836 इलेक्ट्रॉन मिलके एक प्रोटॉन के बराबर वजन होता है। इसका मतलब हुआ 1836 इलेक्ट्रॉन मिलके एक प्रोटॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन का मास है 1u और न्यूट्रॉन का मास भी है 1u। तुम लोग को ये इतना ही चार्ट याद रखना है कि सब एटॉमिक पार्टिकल 3 होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1e, जिसका मान है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1e प्लस में, जिसका मान कितना है? 1.6 इंटू 10 पावर
19 कूलम, ठीक है। और न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1/1836 यानी कि 1836 यू AMU। और प्रोटॉन का मास होता है 1 यू, न्यूट्रॉन का मास होता है 1 यू। ये सारा क्या था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का खेल था। चलो इसको तुम लोग तब तक लिखो। अब तीनों समझ में आ गया? ये तो लिख चुके थे कल, यहाँ आ जाओ। हम कुछ कुछ जैसे ये सब हटा देना चाह रहे थे, फिर नहीं हटाया क्योंकि किताब में लिखा हुआ है। किताब का कोई भी पॉइंट हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। हम जितना भी पढ़ा रहे हैं, तुम लोग किताब कम से कम पढ़ो तो तुम लोग ऐसा लगे कि नहीं सर ये पढ़ाए हैं। धीरे धीरे पढ़ाई का हैबिट डालो, क्वेश्चंस करने का हैबिट्स डालो। ठीक है, ये तुम लोग लिखो तब तक हमारे। और लिखते वक्त जहाँ जहाँ डाउट्स हो वो पूछ लोगे कि सर इसका क्या मतलब है, ठीक है। तुम एक ही लैंग्वेज में लिखो पहले।
ठीक है, लिखा हुआ तुम लोग का? लिख लिए? किसी को भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है शेयर करोगे, चुपचाप नहीं रहोगे। लिख लिए तुम लोग? चलो, एक काम करता हूँ, अगला जो है मैं तुम लोग को व्हाट्सएप में भेज देता हूँ, ठीक है? वहाँ से उतार लेना, यहाँ समझा देता हूँ, होगा नहीं? क्या हो गया? हो गया? यहाँ तक हो गया सबका? चलो, ये सब याद कर लेना। इसमें बेसिक बस इतना ही याद करना है कि एक एटम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन में 1 ई चार्ज होता है नेगेटिव, और प्रोटॉन पे 1 ई चार्ज होता है पॉजिटिव। दोनों का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 1836 गुना कम है, ठीक है? 1/1 1836 यू लिखा हुआ रहेगा। क्या हुआ? लाइट चला गया क्या? ठीक है। और प्रोटॉन का मास 1 यू होगा,
और न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के बराबर होगा, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा। यहाँ तक पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे, आगे चलने के लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल क्यों जरूरी है? एटॉमिक मॉडल क्यों जरूरी है बताओ? क्योंकि वैज्ञानिकों को पता चल गया क्या होता है, कंपाउंड्स होता है। क्या होता है? कंपाउंड्स होता है। दूसरी बात पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो वो लोग पहले जानना, जब सबसे पहले जब पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन होता है, तो साइंटिस्ट सोचा कि एटम में इलेक्ट्रॉन रहता किस तरह होगा। ठीक है, किस तरह एटम में रहता होगा इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले वो हुआ। फिर बाद में पता चल गया कि इसमें प्रोटॉन भी होता है, तो साइंटिस्टों के दिमाग में फिर आया कि अब ये दोनों एक साथ रहता कैसे है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, दोनों को क्या करना चाहिए, एक दूसरे को आकर्षित करना चाहिए और मिल जाना चाहिए एक जगह। ठीक है, तो इस तरह का ख्याल से ये सब आया एटॉमिक स्ट्रक्चर का थॉट। उसका एक थॉट क्या आया कि यौगिक बनता है, कंपाउंड्स बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बनाता है, तो वो दोनों किस तरह से मिलके बनाता है। ठीक है, ये सारे सवाल का आंसर्स खोजने के लिए, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे स्टडी शुरू हुआ। तो एटॉमिक मॉडल किसको कहेंगे, परमाणु मॉडल किसको कहेंगे? ठीक है, देखो कहाँ से शुरू हुआ, एक्सपेरिमेंट शोड दैट, प्रयोगों से तो पता चला कि परमाणु क्या है, अविभाज्य नहीं है, यानी कि भाज्य हो सकता है। इलेक्ट्रॉन अलग होता है, प्रोटॉन अलग हो जा रहा है, न्यूट्रॉन अलग हो जा रहा है। दूसरी बात, परमाणु में धनात्मक ऋणात्मक, और इसके लिए एक वर्ड था, क्या था, इसके लिए एक वर्ड लिखाए थे तुम लोग, क्या लिखे थे ऊपर में, क्या लिखाए थे? ठीक है, वो परमाणुविक कण होते हैं। ठीक है, काट के एक दिन लिखवाए थे। हाँ, आप लिखवाए थे ना, आप परमाणुविक कण होते हैं, जो कि एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हेलो नेक्स्ट, साइंटिस्ट हैड टू आंसर, साइंटिस्ट को क्या क्या आंसर चाहिए था किस किस सवाल का? पहला सवाल, परमाणु स्थिर कैसे होता है? अगर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, देखो प्रोटॉन क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, आकर्षित करेगा अपने तरफ। तो क्या होना चाहिए था, प्रोटॉन चार्ज में आके इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए था, और चार्ज को क्या कर देना चाहिए था, न्यूट्रल। ठीक है, तो वही बोला है कि किस तरह से स्थिर होता है। ठीक है, दूसरी बात, वाई डज एलिमेंट बिहेव डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, तत्व जो है भौतिक और रासायनिक व्यवहार में अलग क्यों होते हैं। ठीक है, कोई किसी से बॉन्ड किस तरह से बना लेता है केमिकली, और भौतिक रूप से जैसे पिघल के पानी कैसे बन जाता है, और गर्म करेंगे तो गैस कैसे बन जाता है, ये सब का भी आंसर चाहिए था। ठीक है, उसके बाद परमाणु मिलकर विभिन्न अणु कैसे बनाते हैं, अलग अलग एटम मिलके कैसे यौगिक बनाता है, समझिए, पानी का जो मॉलिक्यूल बनता है कैसे बनता है। और एक और क्वेश्चन था, परमाणु प्रकाश कैसे उत्सर्जित करती है या अवशोषित करती है। जैसे गर्म करने पे लोहा क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो लाल क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ से लाल प्रकाश आता है, इसलिए लाल दिखता है। तो वही बात बोलता है, परमाणु क्योंकि वो लोहा से आ रहा है, तो लोहा ही लाल रंग प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि तो वही पूछ रहा है, परमाणु प्रकाश कैसे उत्सर्जित करती है और अवशोषित करती है, मतलब कि कैसे ट्रैप कर लेता है, प्रकाश आता है तो कैसे ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, और फिर कैसे वही परमाणु ऊर्जा को बाहर छोड़ती है। ये सारे सवाल थे, इनका जवाब ढूंढने के लिए एटॉमिक मॉडल का शुरू हुआ बातचीत। ठीक है, तो पहला देखो, पहला थॉमसन ने दिया जब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया। सिर्फ किसका खोज हुआ था, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन का क्या निकाला था, E/m रेशियो, E/m रेशियो जे थॉमसन ही निकाला था। तो उससे क्या निष्कर्ष निकला था कि ये एक पार्टिकल है, कण है, इसके पास मास है, द्रव्यमान है और चार्ज है। ठीक है, इसके पास क्या है, चार्ज है और द्रव्यमान है। ये निष्कर्ष निकलते ही इसको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है, उसका एक अलग अस्तित्व है, उसका एक अलग अस्तित्व है। तो वो बोला कि जब उसका अलग अस्तित्व है तो एटम में क्या होगा, एटम को डाल्टन का ही, एटम अभी डाल्टन का ही लिया हुआ है, एटम डाल्टन का जिस तरह से गोला था उसने भी माना कि ये गोला ही होगा एटम। ठीक है, लेकिन अब इसमें अलग अलग जगह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, समझे। इसने क्या सोचा, इसमें अब हर जगह अलग अलग तरह से इस तरह से इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं होगा। ठीक है,
क्योंकि उसका अलग अस्तित्व है, तो इस तरह से उसने सोचा कि इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये देखने में कुछ किस तरह लग रहा है, इस तरह से लग रहा है जैसे तरबूज में क्या है, बीज सब है, बीज सब इलेक्ट्रॉन है, ये जो लाल गूदा है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। लाल गूदा पूरा क्या है, बाकी जो लाल गूदा है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और बीच बीच में कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बीच बीच में कौन है, इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह प्लम पडिंग ये भी जो है, जैसे ये सब डॉट सब है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और बाकी पूरा भाग क्या है, पॉजिटिव भाग क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। बाकी पूरा जो भाग है वो पॉजिटिव चार्ज है, इसमें जो काला काला डॉट दिख रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए इसका जे थॉमसन ने ये मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है। इसका नाम है कि प्लम पडिंग मॉडल, ठीक है, वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। वाटरमेलन किसको कहते हैं, ये तरबूज को ही कहते हैं, ठीक है। और भी है रेसिन पडिंग मॉडल, ये अलग अलग उसका नाम है। तो जे थॉमसन का मॉडल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है, और ये पूरा लाल गूदा किसका रिप्रेजेंटेशन करता है, पॉजिटिव चार्ज का। ये लाल गूदा किसका रिप्रेजेंटेशन करता है, पॉजिटिव चार्ज का। इलेक्ट्रॉन किसका रिप्रेजेंटेशन करता है, नेगेटिव चार्ज का। समझ में आई बात, पहला मॉडल समझ में आया। ये मॉडल कब आया, जब सिर्फ निकल गया कि इलेक्ट्रॉन अलग होता है, इलेक्ट्रॉन एक अलग पार्टिकल होता है जो क्या रहता है, एटम में ही रहता है। तो एटम के अंदर रहता है, तो उसने पहले ऐसे ही सोचा कि एटम गोल है, डाल्टन का जिस तरह एटम था उसी तरह गोल समझा, उसके बीच बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, प्लम पडिंग मॉडल है, रेजिन मॉडल है, वाटरमेलन मॉडल है, ये सब नाम है। पॉजिटिव स्फीयर जो है पूरा पडिंग और रेड प्लम, ये लाल भाग पूरा क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो काला काला जो सीड्स है, या इसमें काला काला जो क्या है प्लम पडिंग जो दिया हुआ है वो सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इनका इस मॉडल का क्या क्या पॉजिटिव बात है और क्या क्या नेगेटिव बात है, समझे, विशेषता क्या क्या है, और इसमें सीमाएं, लिमिटेशन, ये किस किस बात को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर पा रहा है जो अभी तक संरचना में आया है, और किस किस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। सबसे पहला बात, इसने कहा है कि पूरे परमाणु में धनात्मक आवेश समान रूप से फैला हुआ होता है। देखो यहाँ पे 3D मॉडल है, ये गोल है और इसमें आधा काटा हुआ है, ठीक है। जैसे पूरा धनात्मक जो है, धनात्मक चार्ज जो है यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे स्फीयर में, स्फीयर किसका कॉन्सेप्ट था, डाल्टन का। स्फीयर किसका कॉन्सेप्ट था, डाल्टन का। तो पूरे स्फीयर में धनात्मक चार्ज फैला हुआ है, इलेक्ट्रॉन इस तरह व्यवस्थित है कि विद्युत स्थिरता बनी रहे, और इसी में इलेक्ट्रॉन क्या है, विद्युत स्थिरता को बनाकर रखा हुआ है। मतलब कि एक ही जगह पूरा इलेक्ट्रॉन जमा नहीं है, चारों तरफ फैला हुआ है, समझे, एक ही तरफ जमा नहीं है, नहीं तो एक ही तरफ जमा होता तो क्या होता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, समझे। तो बोला है कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से व्यवस्थित है कि पूरा विद्युत चार्ज क्या रहे, हर तरफ न्यूट्रल रहे, न्यूट्रल मतलब बराबर रहे, ठीक है। दूसरी बात, मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मास जो है, द्रव्यमान जो है वो भी चारों तरफ क्या है, बराबर बांटा हुआ है, बराबर क्या है, बांटा हुआ है। पूरा मास कहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, जो आगे आएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके हिसाब से पूरा मास क्या है, चारों तरफ बटा हुआ है। तीसरा बात, पूरा परमाणु विद्युत रूप से तटस्थ है, मतलब क्या है, न्यूट्रल है। तटस्थ को हम लोग कर देते हैं उदासीन, उदासीन, न्यूट्रल का हिंदी है उदासीन है, ठीक है। पूरा परमाणु जो है वो क्या है, उदासीन है। ऐसे तुम अगर आयरन को देखोगे तो उसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो +2 चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन और एक निकल जाएगा तो +3 चार्ज आएगा, समझे। उसी तरह सोडियम में, सोडियम है तो न्यूट्रल है, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी क्या होगा, प्लस चार्ज आएगा उस पर, समझे। तो कह रहा है कि परमाणु ऐसे तो क्या होता है, उदासीन होता है, समझे, परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। ये बात किसने कही, जे थॉमसन के मॉडल में, ठीक है। अब इसकी सीमाएं क्या है, क्या क्या बात था जो इसका मॉडल नहीं बता सका तब के साइंटिस्टों को। पहला बात, यह मॉडल बाद में प्रयोग, जैसे ये मॉडल बाद में क्या हो गया, खारिज हो गया। क्यों, रदरफोर्ड ने नया एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जो हम लोग देखे थे, जिससे क्या खोज हुआ था, प्रोटॉन का खोज हुआ था, ठीक है। जिससे प्रोटॉन का खोज नहीं हुआ था, कि मास का खोज हुआ। ये एक्सपेरिमेंट होगा, बताएंगे अभी, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट होगा, आगे बताएंगे, नहीं बताए हैं, ठीक है। जिससे पता चलेगा कि मास, जैसे इसने कहा कि मास चारों तरफ फैला हुआ है, तो उसका इस एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष निकलेगा नहीं, मास फैला हुआ नहीं है, मास सिर्फ बीच में है, पूरा पूरा मास कहाँ पे है, बीच में है, बाकी पूरा का पूरा 99% जगह खाली है, समझे।
तो यही बोला है कि कुड नॉट एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। जब रदरफोर्ड का गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट हुआ, इस एक्सपेरिमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, बता नहीं पाया कि ये कैसे हो गया। समझ में आई बात? एक्सपेरिमेंट एक किया, उस एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि ये कैसे हो गया। इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से एटम पूरा का पूरा क्या है, खाली है। समझे? इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से एटम क्या है, पूरा का पूरा खाली है। लेकिन इसके अनुसार क्या है, एटम में मास जो द्रव्यमान है पूरा पूरा भरा हुआ है चारों तरफ से। तो ये एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका, इसलिए अब इसका मॉडल भी धीरे धीरे क्या होने लगा, खत्म होने लगा। नेक्स्ट बात, कुड नॉट एक्सप्लेन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजिशन क्लियरली। ये नाभिक की संरचना और इलेक्ट्रॉन को सही सही तरह से स्पष्ट नहीं कर सका कि नाभिक जो है, जो आगे आएगा, नाभिक का कॉन्सेप्ट कब आएगा, आगे आएगा, क्योंकि आगे भी एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसका एक्सपेरिमेंट में नहीं कर सका। उसके बाद बॉन्डिंग कैसे होता है, दो एटम के बीच में बॉन्डिंग कैसे होता है, ये सब भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि दो एटम आपस में बॉन्ड क्यों बना लेता है, कैसे बना लेता है। समझे? तो ये सब एक्सपेरिमेंट, ये सब एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, तो ये उसका लिमिटेशन कहलाता है, सीमाएं कहलाता है कि ठीक है ये एक मॉडल आया है, इसका यहीं तक बात कर रहा है, इसके आगे की बातें ये नहीं बता पाएगा। समझे? तो उसी को कहते हैं सीमाएं। लिमिटेशन किसको कहते हैं, जिस हद तक वो काम करे और उसके आगे काम नहीं करे, उसके आगे वो मॉडल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है? बातों को बताने में क्या नहीं रहता है, समर्थ नहीं रहता है, तो उसको कहते हैं सीमाएं। किसी भी चीज़ का सीमा है मतलब कि उसके आगे उसका काम नहीं है और। ठीक है? तो यहीं तक उसका क्या हुआ, सीमा हुआ। ठीक है? तो रदरफोर्ड का क्या है, मॉडल है, प्लम पडिंग मॉडल है। ठीक है? या वाटरमेलन मॉडल है। मॉडल किस तरह का है, पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह फैला हुआ है, जिस तरह लाल गूदा फैला हुआ है किसमें, वाटरमेलन में। ठीक है? तरबूज में। और जैसे बीज, कहीं कहीं बीज फैला हुआ है तो उस बीज वो इलेक्ट्रॉन उसी तरह उसमें भी फैला हुआ है, किसमें, एटम्स में। तो ये किसका मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल था। ठीक है? तो इतना ही है रदरफोर्ड का, नहीं जे थॉमसन का। इसके बाद रदरफोर्ड का आएगा, उसमें बताएगा कि न्यूक्लियस होता है। अभी तक न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट नहीं आया है, इसके बाद न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट आएगा, जो कौन लाएगा, रदरफोर्ड लाएगा। ठीक है? ठीक है, लिखो इसको। पहला कौन सा है, और लिखोगे नहीं, भेज दिए ना लिखने का, लिखने का तो भेज दिए, हाँ उसमें भेज दिए। घर से लिख के ला पाओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कल देखते हैं इसको। ठीक है? क्योंकि टाइम हो गया है। बात समझ में आया? अब तक हम लोग दो मॉडल पढ़ लिए, कौन कौन सा मॉडल पढ़े बताओ? दो मॉडल पढ़े। पहला मॉडल किसका पढ़े थे, डाल्टन्स का, जिसके अनुसार क्या है, परमाणु हर एक पदार्थ का सूक्ष्म कण है। ठीक है? सबसे छोटा पार्टिकल है परमाणु, वो अविभाज्य है, इनडिविजिबल है, जिसको बांटा नहीं जा सका। लेकिन इलेक्ट्रॉन का खोज होते ही वो परमाणु का सिद्धांत खारिज हो गया। ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अलग पार्टिकल है, जो एटम से निकल के बाहर भी जा सकता है। समझे? तो वो सिद्धांत खारिज हो गया। उसके बाद जे थॉमसन ने दिया मॉडल अपना, प्लम पडिंग, वाटरमेलन और जो भी नाम है। ठीक है? उसमें उसने कहा कि पूरा गूदा जो है, लाल गूदा, वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है चारों तरफ बराबर रूप से। उसी के बीच बीज के रूप में, बीज की तरह, बीज जिस तरह होता है, बीज की तरह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है चारों तरफ फैला हुआ। ठीक है? तो ये प्लम पडिंग मॉडल था। ये दो मॉडल पढ़े, कल पढ़ेंगे रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे, और उसके बाद न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद एक नया मॉडल आएगा, प्लेनेटरी मॉडल, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमेगा। किसके चारों तरफ घूमेगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो ये दो कॉन्सेप्ट था। क्या हो गया है तुमको, नींद लगा है? ठीक है, अब कल करेंगे इसको आगे, रदरफोर्ड मॉडल और गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट। आज के लिए इतना ही।